Assalamu alaikum dear student. I hope you all are fine and doing well. Today class 12th हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने हॉलीडेज से पहले फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट कर लिया था दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने सेकंड सब यूनिट स्टार्ट किया था दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज़ हमने देखी। हमने देखा कि दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल भी करना है, तो हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स देखे। ठीक है, उसके बाद कल हमने देखा था MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है तो किस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, आज हम अपनी नेक्स्ट ये दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं दैट इज़ MTP एंड एमिनो सिंथेसिस। आज हम देखेंगे कि एमिनो सिंथेसिस टेक्निक जो है वो क्या करती है, उसका प्रोसीजर क्या है, लिटिल बिट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ एमिनो सिंथेसिस। एमिनो सिंथेसिस एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू हम पेट में पल रहे बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं और पेट में पलने वाले बच्चे के कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है ये टेस्ट तब किया जाता है। इस प्रोसीजर के थ्रू हम सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है बेबी में उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थी लिटिल बिट डेफिनेशन किसकी, एमिनो सिंथेसिस की। अब देखेंगे कि ये एमिनो सिंथेसिस का प्रोसीजर किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एमिनो सिंथेसिस का प्रोसीजर हमें करना होता है, हम एक नीडल लेते हैं, ठीक है, सिरिंज लेते हैं, उसको मदर के एब्डोमिनल वॉल से क्या करते हैं, एमनियोटिक सैक में इंसर्ट करते हैं। मैं आपको एक फिगर बताती हूँ, उससे आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, ये फिगर है, ये मैंने यूट्रस में बेबी को बताने की कोशिश की है। दिस इज़ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ ये एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। दिस इज़ एलेंटॉइस, दिस इज़ यॉक सैक, ये बाहर वाली एमनियन, ये सबसे बाहर वाली कोरियन। ये क्या है, ये एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉक सैक, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, ये एमनियन जो लेयर है वो अपने अंदर किसको इनक्लोज करती है, वो एमनियोटिक फ्लूइड को इनक्लोज करती है। ये एमनियोटिक सैक है, ये अपने अंदर किसको इनक्लोज कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड को। एमनियोटिक फ्लूइड एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है और अगर कोई भी प्रेगनेंसी को दौरान लिटिल जर्क लगता है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और फीटस को, एम्ब्रियो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देता। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जब हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक करते हैं, हम क्या करते हैं, मदर के एब्डोमेन से, एब्डोमिनल वॉल से एक सेरिंज, ये देखिए मैंने यहाँ सेरिंज शो करने की कोशिश की है, सेरिंज मदर के एब्डोमिनल वॉल से अंदर की तरफ लेके जाते हैं और अंदर जाके जो एमनियोटिक सैक है इसको पंचर करके एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंचाते हैं हम सरिंज। ये देखें, सरिंज अंदर एमनियोटिक फ्लूइड तक लेके गए। अब यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड से अबाउट 30 to 35 ml हम एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सक्ड आउट करते हैं, इस सरिंज के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसा क्या होता है जो हमें बेबी का एक तो कोई भी
अनबॉर्न मतलब पैदा होने से पहले अगर कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट है उसके बारे में बताता है, या बेबी के सेक्स के बारे में बताता है। देखें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपको पता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बहुत से सेल्स बनते हैं, कुछ डीजेनरेट होते हैं, बहुत से सेल्स नए बनते हैं। अब कुछ सेल्स एम्ब्रियो के क्या करते हैं, ये देखिए मोटे मोटे डॉट से मैंने पर्पल कलर के डॉट से बताने की कोशिश की है। सेल्स ऑफ एम्ब्रियो ड्रॉप इन द एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग डेवलपमेंट बाय चांस। अब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तब क्या होता है, जब नए सेल्स बनते हैं उन नए सेल्स में से कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो के कहाँ गिर जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में गिर जाते हैं। ठीक है, अब हम जब एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे उस एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो के सेल्स होंगे। उन एम्ब्रियो के सेल्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि बेबी में कोई भी जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं, बेबी का सेक्स क्या है। लेकिन इंडिया में सेक्स जो बेबी का है उसको डिटरमाइन करना बैन किया हुआ है, क्योंकि इसका मिसयूज़ करते थे लोग। पहले अर्लियर टाइम पे इस टेक्निक का लोग क्या करते थे, मिसयूज़ करते थे। इसीलिए इंडिया ने एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बैन कर दिया। ठीक है, अब मैं ये प्रोसीजर को थोड़ा सा रीड करवाऊंगी कि मैंने लिखा क्या है थ्योरी। ये देखें प्रोसीजर, इन दिस प्रोसीजर usually a needle is inserted through the mother's abdominal wall into the amniotic sac। यही मैंने बताया अभी डायग्रामेटिकली कि हम क्या करेंगे, एक नीडल को इंसर्ट करेंगे मदर के एब्डोमिनल वॉल से, कहाँ पे, एमनियोटिक सैक में। एंड अबाउट 30 to 35 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सक्ड आउट और एक्सट्रैक्ट्स। और एमनियोटिक सैक में से अबाउट 30 से 35 ml जो है हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे शरीर की मदद से। और दिस एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सेल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ फीटस। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में है क्या है, जिसको देख के हम सेक्स का जो फीटस है उसका सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं और कोई भी जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में डेवलपमेंट के दौरान कुछ फीटस की स्किन के सेल्स गिर जाते हैं। उन सेल्स को हम एनालाइज्ड करते हैं और फिर हम क्या एनालाइज्ड करते हैं और फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि फीटस को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। दीज सेल्स आर एनालाइज्ड एंड फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड अबाउट फीटस। पहला पॉइंट देखें, फीटस हैज़ सम जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया, क्लिनफेल्टर्स डिजीज़। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ये जीन्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन की मदद से होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम जेनेटिक्स का पढ़ेंगे, उसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, उसमें हम क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखेंगे। उसमें आप डाउन सिंड्रोम भी पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया भी पढ़ेंगे, क्लिनफेल्टर डिजीज़ भी पढ़ेंगे। ये जीन्स की डिलीशन एडिशन की वजह से होते हैं। जीन्स में जब चेंजेस आती हैं उन वजह से जो भी डिजीज़ काज होती है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये जो एमिनोसेंटेसिस टेक्निक है इसके थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर का भी पता कर सकते हैं और साथ में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी पता कर सकते हैं कि क्रोमोसोम कोई बॉडी में डबल टाइम्स तो नहीं आया, कोई क्रोमोसोम डिलीट तो नहीं हो गया बॉडी से। ठीक है, क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, फीटस के सेक्स को, पेट में पलने वाले बच्चे के सेक्स की, वेदर वो मेल है या फीमेल है, वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैंड दिस टेक्निक इन इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट में ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है फीटस में उसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। मिसयूज़ में देखें आप, earlier technique like amniocentesis was used in sex determination, then it is used to kill the normal female fetus. It is legally banned for the determination of sex to avoid female feticides। अब देखें हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत सी ऐसे जगह हैं जहां हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल को किल कर दिया जाता है। पहले क्या किया जाता था, अब तो लोग बहुत ज़्यादा
एजुकेटेड हो गए हैं, वो बेटी बेटे में फ़र्क नहीं समझते। लेकिन पहले लोग सोचते थे कि बेटी हमारे सर पे बोझ है, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर इसकी शादी पे इतना खर्चा होगा, फिर इसको शादी करवानी पड़ेगी। तो लोग क्या करते थे, फीमेल को अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है उसका एमिनोसेंटेसिस करवाते थे। एमिनोसेंटेसिस से पता करवाते थे कि वो मेल है या फीमेल है। तो अगर फीमेल होती थी तो वो क्या करते थे, उसको अबॉर्ट कर देते थे, फीमेल फीटिसाइड कर देते थे, फीमेल को किल कर देते थे पेट के अंदर ही। इसीलिए इस टेक्निक का मिसयूज़ की वजह से इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस टेक्निक को बंद किया गया। अब ये टेक्निक तभी पॉसिबल है जब बेबी में कोई डिसऑर्डर को हमने डिटेक्ट करना है। अदरवाइज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये टेक्निक इंडिया में बैंड हो चुकी है। अगर हमने फीटस को लेवल सेकंड स्कैन होता है 6 मंथ में, उसमें हम देखते हैं कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई टांग बाजू ये मतलब हर्ट वगैरह हर चीज़ हैं। और अगर हमें देखना हो कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी में, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी में, तब हम एमिनोसेंटेसिस की टेक्निक के थ्रू चेक कर सकते हैं। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ टोटली बैंड इन इंडिया ड्यू टू इट्स मिसयूज लाइक फीमेल feticide. दिस इज़ ऑल अबाउट एमिनोसेंटेसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कि सेक्सुअली एसटीडीज़ भी जिन्हें कहते हैं, कि व्हाट इज़ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले वो डिजीज़, वो इन्फेक्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जो सेक्सुअल कंटेक्ट के दौरान स्प्रेड होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम वेनेरल डिजीज़ भी कहते हैं, हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में कभी आपको आ जाता है कि व्हाट आर वेनेरल डिजीज़, तो आपने बिना हेजिटेशन के लिखना है कि वेनेरल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट और इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ही वेनेरल डिजीज़ भी कहा जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये वो डिजीज़ हैं, वो इन्फेक्शन हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कि इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि ज़्यादातर कौन सी एज ग्रुप के लोग जो जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, 15 से 24 साल के जो लोग होते हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। सबसे पहला तरीका है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब हमें नहीं पता था कि हम जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या नहीं है, तो हम उसके साथ क्या, किसी भी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्टेड पर्सन में जो भी डिजीज़ थी, इन्फेक्शन थी, वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और रेजर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अब कोई पर्सन है जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आपने उसका इन्फेक्टेड सरिंज यूज़ कर लिया, इन्फेक्टेड कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर दिया, उसका रेज़र जिससे वो शेव करता है वो रेज़र यूज़ कर दिया, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के रेज़र में वो बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोन से अगर हुआ है तो प्रोटोजोन या वो वायरस होगा वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, वही कहा कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, रेजर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ये आपको होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड आर फ्रॉम
इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। अब कोई कंटेमिनेटेड ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, अगर हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं ना, कभी हमें ब्लड बैंक से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी से भी हमें कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम किसी से भी ब्लड ग्रुप मैच किया तो हाँ तुम्हारा ये ब्लड ग्रुप है, मेरा भी ये ब्लड ग्रुप है, तुम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दो। अब हमने ये थोड़ी डिटेक्ट किया कि उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी या नहीं। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी का ब्लड लो उससे पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल करो कि उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर उसको कोई डिजीज़ हुई, उसका ब्लड कंटेमिनेटेड हुआ, इन्फेक्टेड हुआ, तो वो डिजीज़ उससे आप में ट्रांसफ़र होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। वही कहा ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, कंटेमिनेटेड का मतलब इन्फेक्टेड ब्लड, और या इन्फेक्टेड मदर है तो आपको पता है प्लेसेंटा के थ्रू, एम्ब्लाइकल क्लॉड के थ्रू मदर और फीटस में ट्रांसफ़र होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके फीटस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके थ्रू क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसफ़र होती हैं। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या है। अब जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी को होगी तो पता कैसे चलेगा कि हाँ इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है। इनकी सिम्टम्स को हमने दो पार्ट्स में ही मान लो डिवाइड किया। कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं, कुछ लेट सिम्टम्स होते हैं। अब हम देखेंगे अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं। अर्ली सिम्टम्स कभी कभार तो फीमेल में कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं फीमेल, और ये डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक डिटेक्ट भी नहीं हो सकती हैं क्योंकि फीमेल एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनमें कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होता, तो जिस वजह से काफ़ी देर बाद जाके ये डिजीज़ क्या होती हैं, डिटेक्ट होती हैं। और नॉर्मल जो माइनर जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में वो होती हैं इचिक, खारिश होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन, हल्का सा दर्द रहना, स्वेलिंग होनी। कहाँ पे, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के ऑर्गन जेनिटल ऑर्गन्स हों, उनमें क्या होता है, हल्का हल्का पेन रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, इचिंग होती है। ये कुछ शुरुआती माइनर से क्या होते हैं, सिम्टम्स हैं। और लेट सिम्टम्स मतलब बाद में जब ये डिजीज़ हो गई है आपको पूरी तरीके से, तो बाद में लेट सिम्टम्स इनके क्या होते हैं, आपको कोई भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगी। पेल्विक मतलब लवर एब्डोमेन को हम पेल्विक भी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन हो जाना, लवर एब्डोमेन में पेल्विक रीजन में सूजन हो जाना उस वजह से। वही कहा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ जिनको हम PID भी कहते हैं, ये से लेट सिम्टम्स में आ जाती हैं। ठीक है, एबॉर्शंस हो जाते हैं कई केसेस में। अगर प्रेगनेंसी होगी तो एबॉर्शन होगी अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। स्टिल बर्थ्स होते हैं, स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है, ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस में नहीं होती, जो यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में होती है। और ये प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है, फीटस होता है, वो बच नहीं सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फीटस कैसे ग्रो करेगा, फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी तो ये फीटस ग्रो नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता और मर जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, कई केसेस में तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, मतलब फर्टाइल नहीं कर सकते हैं, फर्टिलिटी नहीं होती है उनमें। उसके बाद कैंसर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काफ़ी केसेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर्स भी हो जाते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लेट सिम्टम्स हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमने देखा, हमने सिम्टम्स भी देखे। अब हम देखेंगे कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है, अब हम रोकें कैसे इसको, तो हम देखते हैं सबसे पहली प्रिवेंशन है अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। आप जिसे नहीं जानते उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करें। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स जो होते हैं उनका यूज़ ना करें क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, कौन सा पार्टनर इन्फेक्टेड है, कौन सा पार्टनर अनइन्फेक्टेड है। इसीलिए मल्टीपल पार्टनर्स को
अवॉइड करें, अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल कंटैक्ट अवॉइड करें। सेकंड है ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, हमेशा जब भी सेक्सुअल कंटैक्ट करें तो कॉन्डम्स का यूज़ करें, ठीक है। थर्ड है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, अगर आपको कोई भी ये जो सिम्टम्स अर्ली बताएं इसमें से आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम है, तो आप इमीडिएटली किसी भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और डिटेक्ट करें कि वेदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या नहीं है। अगर है तो उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट करें, ठीक है। ये थी कुछ प्रिवेंशन इन केस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये मैंने नीचे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बताई हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स बताए हैं कि कौन सा बैक्टीरिया काज कर रहा है, वायरस काज कर रहा है या प्रोटोजोन काज कर रहा है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एसटीडीज एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। पहला ये नाम दिए हैं डिजीज़ के, यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो इनको पैदा कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है। पहला है गोनोरिया। गोनोरिया इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ caused by a bacteria known as Neisseria gonorrhea, caused by a bacteria known as Neisseria gonorrhea, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है साइफिलिस। साइफिलिस इज कास्ड बाय अ बैक्टीरिया स्पायरोकीट बैक्टीरिया। अब आपको पता है ना बैक्टीरिया की भी आगे टाइप होती हैं, ये एक स्पायरोकीट बैक्टीरिया काज करता है जिसका नाम है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। साइफिलिस इज कास्ड बाय अ स्पायरोकीट बैक्टीरिया नोन एज ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनिटल हर्पीज। Genital herpes is also a sexually transmitted infection and caused by a virus known as herpes simplex virus, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनिटल और रैट्स, जिसे हम सर्विकल कैंसर भी कहते हैं, इज काज्ड बाय अनदर वायरस नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, जिसे हम HPV भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनियासिस। Trichomoniasis is also a sexually transmitted infection and caused by a protozoan parasite known as Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis is a protozoan parasite, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेमाइडियासिस। Chlamydiasis is caused by a bacteria known as Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis is a bacteria. Next is hepatitis B. Hepatitis B is caused by a virus known as hepatitis B virus, also known as HBV. Okay. Next is HIV infection or एड्स। ये तो बहुत कॉमनली नोन, जो आप सब लोगों ने सुनी होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। HIV इन्फेक्शन, जिसे हम एड्स भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV वायरस भी कहते हैं। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सी अलॉन्ग विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये एक चीज़ मैंने नोट में दी है कि ये सब कौन कौन सी डिजीज़ इनमें से क्योरेबल हैं, ठीक हो सकती हैं अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और कौन सी हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, जेनिटल हर्पीस को छोड़ के एंड HIV इन्फेक्शन को छोड़ के। इन तीन को छोड़ के जो भी मैंने अभी आपको डिजीज़ बताई हैं वो सब कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, मतलब वो ठीक हो सकती हैं अगर उनको हम सही टाइम पे डिटेक्ट कर लेंगे और सही तरीके से उनका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो क्या हो सकती हैं, क्योरेबल हैं, ठीक हो सकती हैं। साइफिलिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस,
ट्राइकोमोनायासिस, ये सब क्या हैं, क्योरेबल हैं। इन तीनों को छोड़ के ही इनकी कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एमिनोसेंटेसिस टेक्निक एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब इस चैप्टर में, इस सब यूनिट में हमारा एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज़ इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को, इस सब यूनिट को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।